गाइज वेलकम टू इजी गेमिंग्स इन दिस न्यू वीडियो। ओके, सो आज के सेशन में स्पेशली मैं डिस्कस करूँगा वेब मैकेनिक्स के बारे में, जो क्वांटम केमिस्ट्री का क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वेब मैकेनिक्स एक्चुअली एक ब्रॉड वर्जन है, तो इससे मैं स्पेशली दो चीज़ें डिस्कस करूँगा अब। ठीक है, फर्स्ट चीज़ें जो होंगे वो होंगे आज की वीडियो में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड सेकेंड केस में हाइपोथेसिस एंड सेकेंड केस में मैं डिस्कस करूँगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और एट लास्ट में ये भी देखूँगा इन दोनों में लिंक किस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, जो स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं 1-2 मिनट में, फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब कान में एयरफोन डाल लो, आपने डाल लिए होंगे अभी तक, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन हो गए तो फोकस नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो कान में एयरफोन डाल लिए होंगे अभी। चलो फिर स्टार्ट करते कुछ बेसिक बातों से। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, पहले दो साइंटिस्ट क्या थे, दो पार्ट में अलग अलग तरीके से डिवाइडेड थे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड थे। फर्स्ट पार्ट्स जो थे, जो जब क्या हो रहा था ना, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन हो रहा था साइंटिस्टों का, ठीक है, या फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट का, तब साइंटिस्ट दो पार्ट में डिवाइड थे। एक पार्ट जो फॉलो कर रहे थे मैक्सवेल्स क्लासिकल मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन को फॉलो कर रहे थे, और दूसरे पार्ट जो थे वो फॉलो कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, तो ये जो पार्ट थी ये डेवलप हुआ था 1959 को बाय मैक्सवेल, और ये जो पार्ट है इसको स्टार्टिंग विद सम एजम्पशंस स्टार्ट किया गया था इसको मैक्स प्लैंक के द्वारा। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक के द्वारा। तो ये दो 1900 में और 01 में, तो ये दोनों चीज़ें तब साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ट्रेंडिंग पे था कि कौन सा थ्योरी परफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में कौन सा थ्योरी परफेक्ट है, कौन ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है सिस्टम को, वो देखा जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखा जा रहा था कि कभी कभी ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट था, और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स था ये तो उल्टा ही था। ठीक है, इसमें क्या होता था, क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें होता था क्या ना, चीज़ों को कंटिन्यूस समझा जाता था। ठीक है, कंटिन्यूस। और इसमें क्या किया जाता था, इसका बेसिक एजम्पशन जो था क्वांटम मैकेनिक्स का, इसमें चीज़ों को डिसकंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, पहले का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वीडियो। ठीक है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पहले अवेलेबल थी। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि अब बताओ ये दोनों में से कौन सा थ्योरी परफेक्ट है, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा होगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें क्या किया जा रहा था, सिस्टम को एज ए वेब कंसिडर किया जा रहा था, एज ए वेब। जो पार्टिकल मतलब कुछ भी चीज़ें हो, एक रेडिएशन था हमारे पास, रेडिएशन को क्या कंसिडर किया जा रहा था, एज ए वेब। रेडिएशन का वेब कंसिडर किया जा रहा था। उसका एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल कितने थे, 90 डिग्री। तो ये यही लग रहा था साइंटिस्ट को, यही परफेक्ट है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था, ये चीज़ें पूरी तरीके से अलग थी। किस तरीके से, इसमें क्या होता था, एज मैंने बोला, इसमें हर चीज़ डिसकंटिन्यूअस थे। दैट मीन्स यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए क्या करना है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को कंसिडर किया गया था। मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब होती है, एक एनर्जी लेवल होगा, दूसरा एनर्जी लेवल होगा, तीसरा एनर्जी लेवल होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। उस एनर्जी लेवल पे कोई भी माइक्रो वर्ल्ड के सिस्टम, माइक्रो बॉडीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रो वर्ल्ड के सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स से, वो रह सकता है। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी कुछ भी नहीं रह सकता। कुछ एनर्जी वो उस एनर्जी लेवल पे वो सिस्टम जा ही नहीं सकता, वो उस एनर्जी लेवल उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंसिडर किया गया था क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये बेसिक चीज़ें था। अब क्या हुआ, जब डी ब्रॉगली आए, ठीक है, इसके बाद जब डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली से पहले जब आइंस्टाइन आए थे, तो क्या कहना था उन्होंने,
ये जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन थे उस टाइम के, उन्होंने बोला ये भी सही है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला ये भी सही है, और इन दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक थ्योरी बनाया, और एक चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया उन्होंने सक्सेसफुली, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन था क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। लेकिन ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट कहीं पे गलत प्रूफ नहीं हो रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। लास्ट वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, जाके देख लेना, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इजीली एक्सप्लेन किया जा रहा था बाय क्वांटम मैकेनिक्स, और उसमें भी ये गलत प्रूफ नहीं हो रहा था, ये सही था उस टाइम पे भी, ठीक है। एक्चुअली ये गलत है ही नहीं, तो प्रूफ किस तरीके से होगा। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया था, देखो अभी मैं लिंक कर रहा हूँ हर चीज़ को, समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया था, लाइट जो थे उसको एज ए पार्टिकल कंसिडर किए थे, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट जो था उसका एज ए वेव कंसिडर किया गया था। दैट मीन्स लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, और दोनों सही थे, ये एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली दोनों वेरीफाइड थे उस टाइम के हिसाब से। क्योंकि अगर लाइट एज ए वेव होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, अगर लाइट एज ए पार्टिकल होगा तो डिफ्रैक्शन देन इंटरफेरेंस ये फैक्टर शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रहा था। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में दो चीज़ें थे, एक थे क्वांटम मैकेनिक्स QM, दूसरा था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हम क्या कर रहे थे, BBR ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन कर रहे थे बाय क्वांटम मैकेनिक्स 100% सही तरीके से। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कर रहा था, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था, देन इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर रहा था, देन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन कर रहा था। अब जब क्या हुआ, जब फोटन को एज ए पार्टिकल कंसिडर किया गया, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो कर रहा है, और उसको एज ए वेव भी कंसिडर किया गया था अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो क्वांटम पार्टिकल था, डिफ्रैक्शन देन पोलराइजेशन देन इंटरफेरेंस में वो वेव था। तो फोटोन दोनों नेचर शो कर रहा था, दोनों नेचर कौन शो कर रहा था, वो था फोटोन। तो ये आइंस्टाइन तक ये न्यूज़, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था डी ब्रोगली। थोड़ा स्टोरी बताऊंगा अब मैं आपको, ठीक है, स्टोरी क्या है इसके पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको मोटिवेशन का खजाना मिलेगा आपको, ठीक है। तो डी ब्रोगली क्या बोले थे कि जो फोटोन होते हैं ना, ठीक है, जो फोटोन होते हैं इसको हम एज ए पार्टिकल भी कंसिडर करते हैं और इसको हम एज ए वेव भी कंसिडर करते हैं। तो ये पार्टिकल और वेव दैट मीन्स ये जो डुअल नेचर है किसका ना, फोटोन का, ये क्या फोटोन तक ही सीमित है, ये बस फोटोन तक ही सीमित है क्या? बाकी जो क्वांटम पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, अदर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, ये सारे क्या डुअल नेचर शो नहीं कर सकता? उन्होंने बोला कोई भी क्वांटम वर्ल्ड का कोई भी मैटर हो वो दिस डुअल नेचर शो करेगा, ठीक है। एनी क्वांटम ऑब्जेक्ट डुअल नेचर, उन्होंने बोला, बस उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, उन्होंने बस बोला, उनके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था, एक इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव किया और डिराइव करके उन्होंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पे स्टोरी की बात देखो, अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे स्टोरी ये था कि डी ब्रोगली कौन थे पता है क्या? डी ब्रोगली एक स्टूडेंट थे जो हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे। डी ब्रोगली हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे और उसके बाद 1918 के बाद वो चीज़ें हो रहा था, लेकिन 1918 और 1914 के बीच में वो ऐसे रेडियो में एक दिन न्यूज़ सुन रहे थे। स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वो न्यूज़ सुनते सुनते उनके मन में एक क्वेश्चन जागी कि ये युद्ध तो वहाँ पे बहुत दूर चल रहा है, लेकिन हमारे पास रेडियो में बिना कुछ वायर्ड कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से हमारे पास न्यूज़ मिल रहा है, किस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है? उनके मन में क्वेश्चंस क्रिएट हुआ और वो क्वेश्चंस उनके एक भैया थे जो एक्सरे के ऊपर काम कर रहे थे अपने लैब में, ठीक है, वो फिजिसिस्ट थे। उनके जाके पूछ लिया कि भाई बताओ ये किस लिए हो रहा है। उनके भैया ने बोले कि तेरे एरिया से बाहर ही है, तो ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है तो बताओ क्या पढ़ने से मुझे ये समझ में आएगा, कि उनको इंटरेस्ट जगा उस चीज़ में।
उनको इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़, क्योंकि वो ऐसी थी कि उनको मन में किस तरीके से हो रहा है वो काम, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट पता है ना, मतलब इन ये सारी चीज़ों को लॉजिकली समझना थोड़ा टफ हो जाता है उनके लिए कि ये हो किस तरीके से रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो क्योंकि लेकिन बाकी स्टूडेंट की तरह उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उनको जानना था। फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, बोले ठीक है आप आपके बुक्स दे दो, बेसिक से एडवांस तक जो भी बुक्स हैं। तो उन्होंने 2-3-4 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते जो एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स उस टाइम पे चल रहा था, उस क्वांटम मैकेनिकल स्टडी तक वो पहुंच गए, क्वांटम मैकेनिकल स्टडी तक वो पहुंच गए। और जब पहुंच गए क्वांटम मैकेनिकल स्टडी तक, उनके मन में उनका जो लास्ट एजुकेशन था, लास्ट जो चीज़ उन्होंने जाने थे वो था फोटॉन्स का डुअल और नेचर, कि फोटॉन डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव नेचर। देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए बस पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन जगी, जो क्वेश्चन ये था कि कोई बस फोटोन ही डुअल नेचर शो करता है या फिर कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट डुअल नेचर शो करेगा। उनके मन में क्वेश्चन क्रिएट हुआ, और ये क्वेश्चन लेके वो कहाँ गए, वो गए एक साइंटिस्ट के पास। किसके पास ना, वो नील्स बोर के पास गए। उन्होंने बोला भाई तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, मैं क्यों बात सुनूं आपका, ठीक है। और उन्होंने केयर नहीं किया कुछ भी, तो वहाँ से उनको फेलियर मिली। फिर वो गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, ठीक है। आइंस्टाइन क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा हो सकता है। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर एक होता है ना आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट के बीच में मतलब एक दीवार रहता है हमेशा, कि इनको बहुत ज़्यादा पता है ऐसा सोचा जाता है, और इनको कुछ नहीं पता है ये सोचा जाता है। ये दैट थॉट इज़ रॉन्ग, बट ये होता है, क्योंकि आई डोंट नो भाई, बट जो भी है होता है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने ठीक है हो सकता है, उन्होंने बस इतना ही बस इग्नोर कर दिया उनको। फिर ये जो कंसेप्ट था साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे आ गया। फिर क्या हुआ, बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है ना, एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने क्या किया, देखो हम इससे पहले तक इलेक्ट्रॉन को क्या समझते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या समझते थे उसको, एज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमें तो पहले से ही एटॉमिक मॉडल पता था। श्रोडिंगर ने क्या इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल कंसिडर ना करके इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर किया, और वो करके उन्होंने वेव इक्वेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। और वो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने सॉल्व किया। और जब सॉल्व किया, जो रिजल्ट मिले, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ 100% मैच कर रहा था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ वो 100% मैच कर रहा था। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, दैट मीन्स जो डी ब्रॉगली थे वो सही थे, ठीक है। और इसी बात पे डी ब्रॉगली को 1929 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था। आप समझ जाओ 10-15 साल में उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, बस विदाउट एनी साइंस बैकग्राउंड, विदाउट बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, विदाउट हैविंग एनी रिसर्च फैसिलिटी, विदाउट हैविंग एनी अदर थिंग्स, ओके। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, समझ गया ना आप। तो दैट इज़ इंटरेस्ट इन साइंस। तो जो भी है, अब स्टोरी खत्म हो चुका है, अब डिटेल्स में पढ़ना है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस होती क्या है और उसमें से किस तरीके से हम दोनों नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझ लेते हैं हर चीज़। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या होता है, डी ब्रॉगली ने किस तरीके से उस इक्वेशन को डेवलप किया, हाउ टू डेवलप, ओके, इक्वेशन। तो इक्वेशन को किस तरीके से डी ब्रॉगली ने डेवलप किया था, बहुत सिंपल चीज़ था, वो था इस तरीके का कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हमें ऑलरेडी पता था E = mc², और c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक E = क्या था, h न्यू था, और न्यू मतलब क्या था, h/λ था, और यहाँ पे न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक ये इक्वेशन था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये इक्वेशन था, और दोनों इक्वेशन अपनी जगह पे 100% सही था, आज भी सही है दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या, देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो इन दोनों इक्वेशन को डी ब्रॉगली ने सिंपली इक्वल किया। तो हमें क्या मिलेंगे, देखो mc² = hc/λ, और अगर हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करें, लैम्डा = hc/mc², c कट हो जाएगा, h/mc, तो हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा = h/mc। और जो इक्वेशन थे, इस इक्वेशन किसके लिए ट्रू थे, देखो c मतलब स्पीड ऑफ लाइट,
तो ये लाइट के लिए मतलब फोटोन के लिए ट्रू थे, फोटोन के लिए सही था ये इक्वेशन। तो इसको कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड जो माइक्रो पार्टिकल है, जो क्वांटम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए अगर हम देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट को नॉर्मल उस ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी यूज़ करना है। और एम भी मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज़ क्या, मोमेंटम, दैट इज़ मोमेंटम, ठीक ना। तो इसको h बाई पी भी बोला जाता है इस इक्वेशन को। तो ये था डी ब्रॉगली का इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये इस इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से किस तरीके से हम डुअल नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी। अब बताओ मास किसका रहता है, एक पार्टिकल का। लैम्डा किसका रहता है, एक वेव का। अब ये तो नहीं सोच सकते ना कि एक पार्टिकल का वेव लैम्डा वेव लेंथ रहेगा और एक वेव का मास रहेगा, ये तो अब हम सोच नहीं सकते ना। दैट मीन्स, यहाँ से समझ जाओ, दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिए एम भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, और एट द सेम इक्वेशन हमारे पास एक लैम्डा वेव लेंथ भी क्रिएट हो रहा है जो एक वेव का होता है। दैट मीन्स अ सिस्टम, अ क्वांटम ऑब्जेक्ट जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, वेव नेचर भी शो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्वांटम ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट फॉलो डुअल नेचर। और डीप अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट को उन्होंने बोला कि मैटर, कोई भी मैटर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डुअल नेचर शो करेगा, ठीक है, डुअल नेचर शो करेगा। और जब वो पार्टिकल नेचर शो करेगा वो पार्टिकल होगा। और जो अगर वो वेव नेचर शो करेगा उसको हम बोलेंगे मैटर वेव। तो ये था डीप ब्रॉगली का स्टोरी और डीप ब्रॉगली का सक्सेस, है ना इंटरेस्टिंग। अब ये हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, ऑलरेडी, ठीक है, इस इक्वेशन को हम किस तरीके से वैलिडेट करें, इस इक्वेशन को हम किस तरीके से प्रूव करें रियलिटी में कि ये इक्वेशन एकदम सही है। चलो प्रूव कर लेते हैं सिंपली। देखो मैं दोनों चीज़ फॉलो करूंगा, एक्सपेरिमेंटल पर्पज से भी मतलब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं आप समझाऊंगा और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोनों क्लियर होना चाहिए, बस थियोरी समझ गए और एग्जामिनेशन के लिए कुछ नहीं हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन का स्टडी क्लियर नहीं हो रहा, दैट डोंट ऑकर। ओके, आपको मैं दोनों चीज़ें करवा दूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में। अब आ जाओ, तो इसको हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। और वैलिडेट करने के लिए हमें दो केस लेना है, ठीक है, कि हमें देखना है सच में ये क्या माइक्रो बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब क्वांटम ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर ये माइक्रो बॉडी और मैक्रो बॉडी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये दोनों हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। चलो वैलिडेशन, इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेशन तो मैं क्या करूँगा, पहले एक में सब एटॉमिक पार्टिकल, चलो, या फिर ब्रॉड सेंस में मैं क्या लेता हूँ, एक माइक्रो बॉडी, ठीक है। और माइक्रो बॉडी क्या होंगे, एक माइक्रो बॉडी ले लूंगा और माइक्रो बॉडी को देखूंगा वो माइक्रो बॉडी क्या फॉलो कर रहा है। एट द नेक्स्ट सेकेंड केस में क्या लूंगा, सेकेंड केस में मैं एक मैक्रो बॉडी लूंगा, तो देखूंगा वो मैक्रो बॉडी क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। चलो एक एक करके कर लेते हैं, पहले माइक्रो बॉडी कर लेते हैं। तो माइक्रो बॉडी में क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूँगा मैं, ठीक है। और इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज इट्स नॉट नेसेसरी, दैट मास इज नेसेसरी, ओके, मास इज इनफ। देन मान लो वो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, वो स्पीड है हमारे पास 2.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों मैंने किस लिए लिया, SI यूनिट में लिया, kg एंड मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अप्लाई करना है, ए लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, इस इक्वेशन से पहले लैम्डा कैलकुलेट करता हूँ। चलो लैम्डा कैलकुलेट किया जाता है, तो h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अकॉर्डिंग टू SI यूनिट, ठीक है। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज गिवन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दैट इज kg। एंड फाइनली वेलोसिटी क्या है
2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सारे वैल्यू मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूँगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगे पता है? हमें मिलेंगे 0.316 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, और इसको अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में कंसिडर करूँगा 3.16 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको दो इक्वेशन में यहाँ से क्लियर कर दूँ, बता दूँ कि इक्वेशन ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। डन। तो ये हमारा आ गया लैम्डा। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, क्वांटम ऑब्जेक्ट होती है, तो उस पार्टिकल के लिए एक लैम्डा जो होगा, जो लैम्डा वैल्यूज हमें मिलेंगे, वो लैम्डा वैल्यूज जो हमारे पास एक्स रे होते हैं, अदर्स रे होते हैं, ठीक है, उसके लैम्डा वैल्यूज मतलब जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स से जो हमें एक्स रे के लिए, एक्स रे का कब क्रिएट होता है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर कैप्चर कर लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग बोला जाता है, ऑगर इफेक्ट। तो उसमें से जो हमारे पास एक्स रे का जो वेवलेंथ था, ये जो हमें वैल्यू मिल चुके हैं, ये जो वैल्यू हमें मिल चुके हैं वो उसके साथ कॉम्पेरेबल है। मतलब एक क्वांटम ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ये क्वांटम ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो हमें एक लैम्डा देखने को मिलेंगे, वेवलेंथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डुअल नेचर शो कर रहा है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। तो जो लैम्डा मिलेगा, अगर वो डुअल नेचर शो करेगा वो पार्टिकल, समझो, अगर वो डुअल नेचर वो पार्टिकल शो करेगा, उसके लिए जो लैम्डा हमें मिलना चाहिए, वो लैम्डा का वैल्यू एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो एक्स रे के आसपास है, कॉम्पेरेबल है। दैट मीन्स एक्स रे कब क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से क्रिएट होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंस है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास लैम्डा वैल्यू है बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ये वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे पास पहले से जो लैम्डा वैल्यू प्रेजेंट थे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उसके साथ ये वैल्यू कंपेरेबल है, ठीक है। लेकिन सिमिलर केस में अगर हम क्या करें, सेम इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू H/mv को एक मैक्रो बॉडी के लिए अप्लाई करें, तो मान लो एक बॉल ले रहा हूँ मैं एक बॉल ले रहा हूँ, और उस बॉल का मास क्या है? उस बॉल का मास होगा 2 ग्राम, ठीक है, सॉरी मान लो 1 ग्राम, 2 ग्राम नहीं 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब क्या? 1 इंटू 10⁻³ kg, ऐसा में कन्वर्ट कर लिया मैंने। उस बॉल का जो वेलोसिटी होगा, मान लो वेलोसिटी इस स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो बॉल कहीं पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसका वेलोसिटी ये है। अगर हम वहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई करें, लैम्डा इक्वल्स टू H का वैल्यू क्या है एसआई में? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू है 10⁻³ kg, एंड वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे 3.312 इंटू 10⁻21 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप बताओ, 10⁻21 10⁻21, ये वैल्यू देखो, इस पर फोकस करो। 10⁻21 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब इतना कम। यहाँ पे क्या मिल रहा था? 3.16 आर्मस्ट्रॉन्ग की इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे एक बॉल, अगर हम एक बॉल लेंगे तो इतना कम वेवलेंथ हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर वेवलेंथ इतना कम मिलेंगे, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और डीप में समझाने के लिए, E=H हमें ऑलरेडी पता है, न्यू इक्वल्स क्या है? Hc/λ होता है। और अगर लैम्डा हम यहाँ पे पुट कर दे इस इक्वेशन में, H का वैल्यू पता है हमें, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा मतलब क्या? 3.312 इंटू 10⁻21 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू इसको अगर हम पुट कर दें, आर्मस्ट्रॉन्ग से क्या करना है, मान लो मीटर में कन्वर्ट कर दिया हम, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। H का जो वैल्यू होंगे क्या होंगे पता है आपको ऑलरेडी? H का जो वैल्यू होंगे क्या है एसआई में? 6 पॉइंट्स। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो और आपका भी प्रैक्टिस हो जाए, मेरे साथ लिखो, जूल सेकेंड। और C का जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारे वैल्यूज में अगर मैं पुट कर दूंगा तो हमें जो एनर्जी के इक्वेशंस, एनर्जी का जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे नियरली 6 इंटू 10⁵ जूल। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है ना एक बॉल के लिए, ये कोई भी बॉल ऐसे एक जगह पे रह नहीं सकता अगर उस बॉल के अंदर इतना सारा एनर्जी का रहेगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जो मिल रहा है एक बॉल के लिए वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारे लिए जो उस बॉल का एनर्जी, उस वेवलेंथ के रिगार्डिंग जो हमें एनर्जी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखो ना, समझो 10⁻21 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब
एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरीके का वेवलेंथ, तो इस एक बॉल के लिए इस तरीके का वेवलेंथ होगा। और वो वेवलेंथ इस तरीके का इसलिए होगा, मैं आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं, लेकिन बाद में समझूंगा, उसको बोलते हैं बोर कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। जब वो कोई भी किसी का भी वेवलेंथ, नॉर्मल वेवलेंथ ऐसा होता है, लेकिन किसी का भी वेवलेंथ ऐसे बहुत छोटा हो जाता है, तो वो चीज़ें ऐसे इस तरीके का नहीं रहता, वो इस तरीके का बन जाता है पूरा, मतलब एकदम कोई भी एकदम कुछ गैप नहीं रहता। और तब क्या बोलते हैं उसको, बोर्स कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल के हिसाब से वो चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिल रहा है बहुत कम है, वो वेवलेंथ बहुत कम है, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तुम दिमाग के फील करना है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स को फील करना है, तो उस फीलिंग के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप फील नहीं कर सकते, इस एनर्जी का वैल्यू देखिए, बॉल का इतना एनर्जी नहीं हो सकता रियलिटी में, ठीक है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स वो फॉलो करेगा तो ये एनर्जी लेके बॉल नहीं रह सकता, 1 ग्राम का एक बॉल। तो इसीलिए जो हमें वैल्यू मिलेंगे, वेवलेंथ मिलेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसके लिए ना, माइक्रो बॉडी के लिए, जो मैक्रो बॉडीज होती है उसके लिए, वो बस माइक्रो बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा। जो हम जो वैल्यू मिलेंगे वेवलेंथ का, वो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर किसके लिए ना, माइक्रो बॉडी, ओके, माइक्रो क्वांटम पार्टिकल, माइक्रो बॉडी और क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। और उसी के लिए ये डुअल नेचर शो करेगा, उसी के लिए ये डुअल नेचर शो करेगा, डुअल नेचर शो करेगा। दैट मीन्स मैटर, दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये मिल रहा है ना कि जो कोई भी मैटर हो, ठीक है, जो कोई भी मैटर हो, वो डुअल नेचर शो कर सकता है अगर वो क्वांटम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए एक पार्टिकल कंसेप्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट था कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, और जो वेव कंसेप्ट जो डी ब्रॉगली बोलते हैं, कोई भी नेचर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बस फोटोन डुअल नेचर शो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली दोनों पार्टिकल, कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर मतलब डुअल नेचर दोनों शो कर सकता है। आई थिंक इट्स टोटली क्लियर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डन। अब एग्जाम में कभी क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन आ जाती है, और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन आती है, जो हमने जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस डेवलप किया, क्या ये हाइपोथेसिस ट्रू है, क्या यह हाइपोथेसिस सही है पूरी तरीके से। द लॉजिक इज यस, इट्स ट्रू। हाउ, देखो सिंपल लॉजिक है। इसके लिए एक साइंटिफिक एक कैलकुलेशन किया गया था कि हमें डी ब्रॉगली आने से पहले हमें ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी जो था, बोर थ्योरी, ठीक है, बोर थ्योरी से हमें ऑलरेडी रिजल्ट्स मिल चुके थे, या फिर रिजल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट थे। बोर जब स्पेक्ट्रल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा था फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पार्ट था। तो उसमें क्या था, बोर थ्योरी में हमें एक इक्वेशन मिले थे, जो इक्वेशन में था एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, mvr इक्वल्स टू nh/2π। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लो जाके, mvr इक्वल्स टू nh/2π का एक एजम्पशंस थे बोर के थ्योरी में। अगर मान लो ये एजम्पशन सही थे, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये एजम्पशन सही थे, लेकिन बोर इस एन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जब ये बाद में हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गया था, ठीक है, ये हमारा बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गया था। लेकिन ये इक्वेशन जो था 100% सही था। तो जो हमारे पास जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये इसको सही प्रूव करने के लिए हमने तो वैलिडेट कर लिया इसको। अब पहले के जो थ्योरी अवेलेबल थे उससे, या फिर जो थ्योरी मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड था उसके साथ, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो थ्योरी है प्रेजेंट है, उसके साथ इसको वैलिडेट करना है। उसको वैलिडेट किस तरीके से किया जा सकता है, उसके साथ मैच करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से अगर ये इक्वेशन लेके आ पाए, ठीक है, अगर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन लेके आ पाए, देन ये प्रूव हो जाएगा ना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी ट्रू है, क्योंकि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इस तरीके के इक्वेशन को डिराइव कर रहा है जो ऑलरेडी सही प्रूव्ड है क्वांटम मैकेनिक्स में। डन, चलो डी ब्रॉगली से ट्राई करते हैं। तो इन जनरली क्या होती है, इन जनरली जब हमें मान लो कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, चलो देख लेते हैं। एक एटम ले लो, एक एटम ले लिया मैंने, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारी तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारी तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। डन। अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा, एज ए पार्टिकल, सही। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन तो डुअल नेचर भी शो करेगा अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली, दैट मीन्स वो एज ए वेव कंसिडर करेगा। अब नोट करना मैं किस तरीके से पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मतलब ये जब घूमेगा ये एज ए वेव नेचर भी शो करेगा इस तरीके का, देखो, ठीक है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
समझाने में भी आसानी हो। देखो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन जो एक वेब नेचर भी शो कर रहा है। डन। अब नोट करना है यहाँ पे, ये मैंने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया, मतलब ये दोनों, ये एक पार्टिकल नेचर, ये क्या है हमारे लिए, ये है हमारा वेब नेचर, ये भी शो करेगा। अगर ये दोनों शो करेगा ये इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, वी शुड गेट द सेम इक्वेशन दैट इज प्रेजेंट फॉर बोर थ्योरी। हम बोर थ्योरी को वैलिडेट करना चाहते हैं, ठीक है, डुअल नेचर से। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि हमारे पास देखो ऑलरेडी पहले से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कौन सा इक्वेशन प्रेजेंट है, डी ब्रोगली को हम सही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, H/m प्रेजेंट है। अब क्या करना है, जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल दोनों नेचर शो करेगा, और एक वेब आपको पता है इस तरीके का एक वेब होता है, तो इस वेब का जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ, यहाँ से यहाँ तक होती है। ये जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब इस वेवलेंथ में अगर हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से अगर स्टार्ट हुआ यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा, दैट मीन्स ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे एक वेवलेंथ क्रिएट होगा, एक वेवलेंथ क्रिएट होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक वेवलेंथ क्रिएट होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक वेवलेंथ क्रिएट होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक वेवलेंथ क्रिएट होगा, सिमिलरली फाइनली यहाँ पे एक वेवलेंथ क्रिएट, मतलब टोटल 5 वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 5 लैम्डा क्रिएट हो गया। अब 5 लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट, देखो 5 लैम्डा इक्वल्स टू दिस, पूरा दिस, ये जो इक्वेशन, ये जो सर्कल का पेरीफेरी है, ठीक है, सर्कमफरेंस है इस ये वाला, तो सर्कमफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, अगर मान लो ये एक सर्कल है और इसका सेंटर ये है, तो और लेंथ ये जो रेडियस ये आर है, रेडियस आर मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर आर है तो क्या होता है 2 पाई आर, आपको ऑलरेडी पता है, बस नॉर्मल मैथमेटिक्स ही है, 2 पाई आर, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब बताओ यहाँ पे जो 5 लैम्डा हुआ, यहाँ पे जो 5 लैम्डा हुआ, ये 5 लैम्डा, ठीक है, ये 5 लैम्डा किसके लिए क्रिएट हुआ, मैंने 5 वेवलेंथ ड्रॉ किया इसलिए, लेकिन एक्चुअली में कितने वेवलेंथ यहाँ पे रहेंगे, अगर मान लो इसको मैं छोटा करके ड्रॉ करता तो 5 की 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो मुझे नहीं पता कितने होंगे, मैंने ड्रॉ किया इसलिए 5 हुआ, तो 5 हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे एक इंटीजर यूज़ करना है, मान लो n यूज़ किया मैंने, तो n लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर, ये होगा, और n का वैल्यू क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर। अब जब ये इक्वेशन हमें मिल चुका है, ये किसकी इक्वेशन है, देखो नोट करना, ये इस रेडियस की इक्वेशन है, ठीक है, ये सर्कमफरेंस की इक्वेशन है, इस सर्किल के सर्कमफरेंस की इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं इस सिस्टम से डुअल नेचर को शो करके। देखो ये जो पार्ट है ये डुअल नेचर शो नहीं कर रहा है, ये जो पार्ट है लैम्डा, ये पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस का कंसीडर किया जा रहा है, दैट मीन्स डुअल नेचर शो करके हमें इक्वेशन मिल रहा है, और हमें बोर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ऑलरेडी इक्वेशन पता था। रन। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल कर दें देन क्या मिलेंगे हमें, चलो देख लेते हैं। एक क्या हो रहा है, एन लैम्डा इक्वल्स टू n/2 का लैम्डा का वैल्यू, यहाँ पे ये जो लैम्डा का वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फिर क्या मिल रहा है देखो, फिर मिल रहा है हमें इस तरीके का इक्वेशन। देखो एन लैम्डा का वैल्यू क्या है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई mv इक्वल्स टू 2 पाई आर। अगर हम इसको क्या करें, mv को इस तरफ लेके जाए, 2 पाई को नीचे लेके आ जाए, देन क्या मिलेंगे हमें, देखो nh डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल्स टू mvr। कौन सी इक्वेशन ही है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना, मिल गया ना। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तब ये इक्वेशन बोर थ्योरी के वैलिडेट तब कर सकता है जब यहाँ पे हमारा वेब जो रहेगा ना, ये जो वेब नेचर हमें दिख रहा है ना, ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं लिख के देता हूँ, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो वेब का एक नेचर होता है इंटरफेरेंस, मैंने थोड़ी देर पहले बताया एकदम बेसिक में। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, देखो मैंने अच्छे से नोट करना, यहाँ से मैंने वेब स्टार्ट किया था, एकदम लास्ट में जब आया देखो यहाँ पे मैंने मैच करवा दिया, पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, दैट मीन्स हमें 5 वेवलेंथ्स मिल रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे खत्म ना होके वेब क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस कर देता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लो इस तरीके का होता चीज़ें, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट कर देता हूँ सिस्टम को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, या फिर मान लो छोटा कर देता हूँ इसको, मैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, डन।
तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखो दो चीज़ें समझाता हूँ आपको। मान लो एक वेब है इस तरीके से आ रहा है और आके एकदम पूरी तरीके से मैच हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर ऑफ, मतलब नॉर्मल नंबर 2 3 1 2 3 4 जो होते हैं, ये नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मिलेंगे। डन। लेकिन अगर वो एक वेब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूमे आते 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 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है, राइट। क्रॉसिंग अगर होगा यहाँ पे, अगर इस तरीके का क्रॉसिंग क्रिएट होगा, देन इसको हम बोलते हैं क्या ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होगा, पूरी तरीके से मैच हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना। तो FRENC, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, हमें जब बोर थ्योरी ऑलरेडी पता था, उसमें क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी क्या हो रहा था, समझना। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हमें ऑलरेडी पता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और हमारे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट में रहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमेशा सेम रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन का जो ये जो रहेगा ना, ये वेवलेंथ रहेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ये हमेशा इस तरीके का होगा। इस तरीके का होगा मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में एक वेव का ये जो पार्ट होती है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोला जाता है क्रिस्ट, ठीक है। और जो मिनिमम पार्ट होती है लोअर, उसको मिनिमा, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोला जाता है थ्रो, TROUGS, ठीक है, थ्रोस। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक स्टेशनरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये जो मैक्सिमा मिनिमा होती है, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो मैक्सिमा मिनिमम होता है, ये फिक्स्ड रहता है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होता है, इसका हाइट और ये जो मैक्सिमा और मिनिमम मतलब ये जो हाइट होता है, ये चेंज नहीं होता। ये हाइट और ये डेप्थ ये चेंज नहीं होता, हमेशा ये फिक्स रहता है। अगर ये फिक्स रहेगा क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते क्योंकि हर वेवलेंथ का साइज सेम है, तो घूमते यहाँ पे आके मैच कर जाएगा। अगर ये हाइट, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम होती है, वो सेम नहीं होता, देन ये मैच नहीं करता, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता है, ये वाला क्रॉसिंग हो जाता। अगर क्रॉसिंग होता तब हम डी ब्रॉगली थ्योरी का अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग इसलिए ये क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं हम, क्योंकि देखो डी ब्रॉगली थ्योरी क्या होता है, डी ब्रॉगली थ्योरी से हम बोर वैलिडेट कर रहे हैं। तो बोर थ्योरी में क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है और स्टेशनरी ऑर्बिट में ये जो हाइट होती है ये चेंज नहीं होता। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ऑर्बिट का जो एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी वो फिक्स्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी में उसमें मूव करता है, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर। डन। इसलिए इसका जो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होने के कारण ये जो बोर थ्योरी होती है वो वैलिडेट होती है, बिकॉज बोर थ्योरी फॉलो करता है स्टेशनरी ऑर्बिट कंसेप्ट को, जिसमें ये मैक्सिमम मिनिमा चेंज नहीं होता। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ओके, दैट मीन्स हम अगर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कंसिडर करें, वो भी बोर थ्योरी को, बोर का जो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन था उसको भी एक्सप्लेन ठीक से कर रहा है। दैट मीन्स ये जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है वो वैलिडेटेड, एक्सपेरिमेंट से भी वैलिडेटेड है, थियोरिटिकली वैलिडेटेड है, और जो क्वांटम मैकेनिकली ऑलरेडी प्रेजेंट थ्योरी है उसको भी वैलिडेट कर रहा है, उसको भी सही प्रूव कर रहा है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुल थ्योरी है। इसीलिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1929 पे डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लियर हुआ? तो ये था टोटल डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का बेसिक कंसेप्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के डायरेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस डायरेक्शन से क्या, प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व करवा दिया, किस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। देखो ये माइक्रोबॉडी मैक्रोबॉडी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के उसके इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा इक्वेशन है एक। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव के डायरेक्शन से एक और इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो इक्वेशन इस तरीके का है, वो इक्वेशन होगा इस तरीके का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके लिए करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है, और एग्जाम में अगर प्रॉब्लम्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके ही आएंगे। डन। और ये सिस्टम क्या होगा, देखो इन जनरली हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12mv², हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज में रखे, उस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस v में रखे इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें भी उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना क्रिएट होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन EV, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। अब देखो ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, दैट मीन्स दैट कैन बी इक्वल्ड,
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। अभी हमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं क्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या मिलेंगे हमें, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी, है ना। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं भी कैलकुलेट करूँगा, भी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 2 यहाँ पे जाएगा, एम नीचे आएगा, तो मतलब और स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, ई भी 2EV बाई एम रूट ओवर। दिस काइंड ऑफ इक्वेशन हमें मिल चुके होंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, चलो पुट कर देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी का वैल्यू क्या है 2EV डिवाइडेड बाई एम, एच डिवाइडेड बाई एम इंटू 2EV डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, इसको अगर मैं एम को अंदर ले लूँ तो एम स्क्वायर बन जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर 2EV बाई एम, ये पूरा स्क्वायर कट हो गया, रहेगा क्या एच डिवाइडेड बाई 2EV, एच डिवाइडेड बाई 2EVM और ऑर्गेनाइज तरीके से एच डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, देखो बिना देखे पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा बहुत, तो शायद प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। ओके, नो प्रॉब्लम, डन। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई 2m तो ये इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे देन हमें क्या मिलेंगे, एच का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ठीक है, एच का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, पता है आपको वैल्यू ऑलरेडी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पुट कर दे, हमें पता है ऑलरेडी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सारे जो वैल्यू मैंने अभी बताया, एच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हम पुट कर सकते हैं। अगर हम पुट कर देंगे तो जो हमें जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे इस तरीके का, लैम्डा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 150 डिवाइडेड बाई वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज वेरिएबल है, और जो यूनिट हमें मिलेंगे वो होंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, आप समझ जाओ। तो ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव के डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो एग्जाम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन को इस वोल्टेज में रखा हमने तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो इस इक्वेशन को याद रख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या हुआ था, ये सारे जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूरी तरीके से ट्रू हो रहा था, सही हो रहा था, तब एक एक्सपेरिमेंट भी क्रिएट किया गया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी किया गया था, एक्सपेरिमेंटल देखो सारे वैलिडेशन हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी हुआ था, जो किया गया था डेविसन जार्मर के द्वारा, और उसको बोला था डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया गया था, डी ब्रोगली, देखो एक्सपेरिमेंट को डिटेल्स में नहीं डिस्कस करूंगा मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं और समझ के फ़ायदा नहीं है अभी कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना, डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का, स्पेशली इलेक्ट्रॉन का जो एक मैटर है, जो क्या है, एक हमारे लिए एक मैटर है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या गया था, डुअल नेचर शो किया गया था, प्रूव्ड 100% तरीके से प्रूव्ड हो गया था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्लियर, अब हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो चलो अभी पूरी तरीके से हम डी ब्रोगली थ्योरी को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हमें एग्जैक्टली जाना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, तो अभी हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हमें जाना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, और मैंने बोला था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरीके से रिलेटेड है और किस तरीके से लिंक्ड है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। चलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, देखिए अनसर्टेनिटी का मीनिंग होगा यहाँ पे एरर रहेगा। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, एकदम वो चीज़ें 100% सही है इस तरीके का, और अनसर्टेनिटी मतलब उस चीज़ में कुछ ना कोई एरर है, और वो एरर प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का जो एरर प्रिंसिपल या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हमें अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल लॉजिक है, देखो हमें इस इक्वेशन को डिराइव नहीं करेंगे, हम समझेंगे बस चीज़ों को। अगर मैं इस तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लिख दूँ, आपके पास है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लिख दूँ, तो मैंने क्या बोला था, ये जो एम होता है, क्या होता है, वो एक पार्टिकल का फीचर होता है, क्योंकि पार्टिकल का ही मास रहता है, और मास
इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम किसका रहता है? पार्टिकल का रहता है, ठीक है, ये मोमेंटम। लेकिन एक वेवलेंथ जो होती है ये किसका होता है? एक वेव का होती है, क्योंकि ये वेवलेंथ है ना। आप बताओ, जब कोई भी किसी भी सिस्टम का वेवलेंथ भी है, मतलब वेव नेचर भी है, और पार्टिकल नेचर भी है, मतलब मोमेंटम ये जो है, ये दोनों देखो, अगर दोनों शो कर रहा है कोई पार्टिकल तो वो डी ब्रोगली प्रिंसिपल फॉलो करेगा। लेकिन एक चीज़ नोट करना, ये जो लैम्डा और ये जो लैम्डा है ना, इसको अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखे, ए इज डिवाइडेड बाई पी, एम भी को पी लिखा मैंने, ठीक है, मोमेंटम, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p आ जाएगा ना, क्योंकि एच क्या होता है? एच एक कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स अगर किसी भी पार्टिकल का या किसी भी क्वांटम ऑब्जेक्ट का लैम्डा वेवलेंथ का मतलब वेव कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हुआ, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से क्या कंक्लूजन आ सकता है? वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर होगा। अगर किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर इंक्रीज हो गया और पार्टिकल नेचर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। वो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे मैं उसमें आ रहा हूँ, लेकिन क्या होगा याद रखना हमेशा, वेव नेचर अगर बढ़ गया तो पार्टिकल नेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर पार्टिकल नेचर बढ़ गया अब वेव नेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं क्या अजीब चीज़ें बक कर रहा हूँ, समझो। ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मैं एक वेव पिक्चर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक वेव ड्रॉ करके। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मान लो एक ये एक्स एक्सिस है हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस में मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, डन। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का अगर मान लो हमने यहाँ पे वो पार्टिकल है, हमने डिसाइड कर लिया पार्टिकल का पोजीशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन उस पार्टिकल का जो उस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में अगर पार्टिकल रहेगा और वो पार्टिकल क्या करेगा? वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा अपना, और जब वो पार्टिकल वेव प्रॉपर्टी अपना शो करेगा देन वो पार्टिकल थोड़ी यहाँ पे एक जगह पे बैठा रहेगा, वो पार्टिकल तो इस वेव में ऊपर नीचे यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि हर एक पोजीशन में यहाँ पे कहीं भी रह सकता है। अगर वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं भी रह सकता है देन उस पार्टिकल एग्जैक्ट मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस पोजीशन में। दैट मीन्स यहाँ पे अगर पार्टिकल का पोजीशन हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे वो पार्टिकल का मोमेंटम एक पार्टिकल मोमेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उस पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल क्या होता है? एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो पार्टिकल नहीं सॉरी वो वेव यहाँ पे प्रेजेंट है, वो वेव ये है। अगर ये वेव ये होगा तो इस पूरे वेव लेंथ में वो पार्टिकल कहाँ पे है, मतलब उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, वो हम डिटरमाइन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो क्वांटम ऑब्जेक्ट होगा उसका हम वेव कैरेक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं। वेव कैरेक्टर हमें पता है कि वो एक वेव है, पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है हमारे पास, ठीक है, बस पता है वो एक वेव है। और उस वेव में इस पूरे वेवलेंथ में वो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे, दैट द पोजीशन इज नॉट नोन, पोजीशन हमें पता नहीं है। दैट मीन्स अगर वेव नेचर का कंसिडर करेंगे पार्टिकल का पोजीशन हट जाएगा, मतलब मोमेंटम को कंसिडर करेंगे तो पोजीशन हट जाएगा, पोजीशन को पार्टिशन करेंगे तो मोमेंटम हट जाएगा, क्योंकि वेव नेचर शो करेगा। तो ये डुअल नेचर शो करता है ना, या डुअल नेचर के कारण कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन और एट द सेम टाइम उसका मोमेंटम, ठीक है, पोजीशन और एट द सेम टाइम उसका मोमेंटम हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब पोजीशन करेंगे मतलब पार्टिकल नेचर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं तो वेव नेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो वेव नेचर में एरर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये वेव भी है। और अगर हम इसका वेवलेंथ क्रिएट कर रहे हैं, वेव नेचर शो कर रहे हैं, तो एक एज ये एक वेव है तो कहाँ पे पोजीशन है उसका पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू पार्टिकल नेचर, मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू सोच सकते हो वेव नेचर, आप सोच सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों एक साथ इसके कारण पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यही था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोमेंटम, ओके, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से हमें लिखना है, तो एग्जाम में इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन, देखो बहुत सारे लेयर्स है यहाँ पे, कोई भी नहीं बताएगा इतने लेयर्स, एंड मोमेंटम
साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पार्ट पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए क्वांटम ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये हम थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट कर सकते हैं तो नहीं कर सकते एक्चुअली, एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आपने क्यों यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम को लिया, हम तो कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें आती है। हम जब मोमेंटम को लेंगे, पी को लेंगे, हमें उसके लिए पोजीशन को लेना पड़ेगा। अगर हम उस सिस्टम के एनर्जी को लेंगे, उसके लिए हमें टाइम को लेना पड़ेगा। और भी इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं, और भी एग्जाम्पल्स है। तो हमें किसके साथ क्या लेना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट डजंट मीन कि हमें बस पोजीशन और मोमेंटम लेना है, समझ जाओ इस बात को। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम पोजीशन और मोमेंटम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम एग्जाम में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस पोजीशन और मोमेंटम के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स ऑल्सो फॉर एनर्जी टाइम, इट्स ऑल्सो फॉर अदर पेयर्स। तो हर बार देखो हम एक पेयर ले रहे हैं, एक पेयर मतलब दो होता है, दो फैक्टर्स ले रहे हैं, और इसीलिए हर एक पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर, जिस पेयर को हम लेके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेयर ले सकते हो, पोजीशन मोमेंटम ले सकते हो, एनर्जी टाइम ले सकते हो। तो मैं पोजीशन मोमेंटम से पहले आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, फिर एनर्जी टाइम पे आऊँगा मैं, और बाकी जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों हम समझेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है इस लेवल पे। तो पोजीशन मोमेंटम में क्या होता है, देखो हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, मैथमेटिकल डायरेक्शन में अगर मैथ फॉर्म अगर हम देखें, इसका मैथ फॉर्म अगर हम देखें, मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें, तो क्या पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर हम पोजीशन को भी कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन एक्स ले लो और मोमेंटम पी ले लो, तो पोजीशन जब कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर आएगा कुछ, मोमेंटम की कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर आएगा कुछ। तो और एरर और वो अनसर्टेनिटी, एरर और अनसर्टेनिटी दोनों वर्ड सेम ही है, इक्विवेलेंट है। अनसर्टेनिटी ये दोनों को हम डेल्टा एक्स मतलब एरर होगा, डेल्टा एक्स मतलब एरर और अनसर्टेनिटी होगा, डेल्टा पी मतलब एरर और अनसर्टेनिटी होगा मोमेंटम का। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये दोनों हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इन व्हिच डायरेक्शन, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है तो उसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में ही होगा। तो पी एक्स याद रखना, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। कुछ बुक्स में यहाँ पे एच डिवाइडेड बाई 4 पाई है, कुछ बुक्स में यहाँ पे एच है बस ओनली। तो कोई भी रहे दैट डजंट मैटर, ओके, कुछ भी एक्सेप्ट लिख सकते हो, एच लिखो, एच बाई 2 पाई लिखो, एच बाई 4 पाई लिखो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में एच बाई 2 पाई है तो मैं एच बाई 2 पाई से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। लेकिन कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है, 2 पाई 4 पाई एच कुछ भी। अब यहाँ पे जब एक्स एक्सिस में होगा तब हमें देखो वैल्यू मिल चुके हैं एच बाई 2 पाई। ये इक्वेशन कहाँ से आया हम नहीं डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, फिजिक्स का पार्ट है, एडवांस फिजिक्स का, हमें यहाँ पे नहीं जाना, हमें बस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या होती है, एरर इन पोजीशन, एरर इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, एरर इन डिटरमाइनिंग इन मोमेंटम। अगर हम पोजीशन को ज़्यादा, देखो ये एरर है, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी है, तो अगर पोजीशन में ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा तो इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें एरर घट जाएगा। मतलब अगर एक पार्टिकल का मान लो ये पोजीशन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उस पार्टिकुलर मोमेंट पे उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस वेव नेचर, ठीक है। लेकिन अगर एक पार्टिकल का हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, तो मोमेंटम जब होगा तो मतलब वो पार्टिकल भागेगा, बहुत दूर तक भागता रहेगा, इसलिए तो मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ना। तो अगर भागेगा तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। क्लियर हुआ? तो इन दोनों को एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसमें एरर आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो दोनों के एक साथ विथ 100% एक्यूरेसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसमें भी थोड़ा अगर दोनों को इक्वल रखना चाहे तो इसमें भी आधा एरर, इसमें भी आधा एरर, इस तरीके से रख सकते हैं कि इसमें भी एरर रहेगा, इसमें भी एरर रहेगा। इसमें एरर घटाना चाहेंगे तो इसमें एरर बढ़ जाएगा, इसमें एरर कम करना चाहेंगे तो इसमें एरर बढ़ जाएगा। ये होता है लॉजिक, ठीक है। और वो वैल्यू होगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई का। कितना एरर्स मिलेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके, वो होंगे h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला कि अगर एक पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन पे जा रहा है, तो उसका मोमेंटम p डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूँ, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी वाई, मतलब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x डायरेक्शन में पार्टिकल
एक्स एक्सिस में है और उसका पोजीशन एक्स एक्सिस में है, लेकिन उसका मोमेंटम वाई एक्सिस में है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे दिखा रहा है, देन उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा याद रखना उसका वैल्यू होगा 0। मतलब एक पार्टिकल जब एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है, उसका पोजीशन एक्स एक्सिस पे, तो मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन पे होगा ना, उसका मोमेंटम किस तरीके से वाई डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा 0। सिमिलरली अगर आप वाई जेड लोगे, डेल्टा वाई या फिर डेल्टा पी जेड लोगे, उसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो याद रखना, इसको एग्जाम में MCQ क्वेश्चन के हिसाब से ये आते रहते हैं। तो एक्स के साथ एक्स ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, इसके साथ अदर टर्म वाई एक्सिस जेड एक्सिस मैच नहीं होना चाहिए। सेम इज टू फॉर अदर वाई एंड जेड एक्सिस। डन। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट पेयर का कंसेप्ट और किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें। सिमिलरली अगर हम एनर्जी और टाइम को ले ले, डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, h डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, और या फिर h बाई 4 पाई या फिर h ओनली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम डिराइव करेंगे फॉर आवर इंटरेस्ट। तो आपको ऑलरेडी पता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, उसका एनर्जी क्या होता है 1/s सेकेंड, मतलब 1 बाई टाइम, और टाइम मतलब क्या है सेकेंड इनवर्स, क्लियर। और या फिर बस यहाँ तक रखते 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम, डन। अब अगर हम एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है जिसके मोमेंटम, जिसके फ्रीक्वेंसी में एरर है, एरर इन फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, देखो बस समझो। तो उसको हम डेल्टा न्यू से डिनोट करेंगे ऑफकोर्स। अगर डेल्टा न्यू से डिनोट करेंगे तो उसको टाइम क्या होगा, डेल्टा टी बन जाएगा, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू 1 बाई डेल्टा टी, क्योंकि इस रिएक्शन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से। डन। हमें ऑलरेडी प्लैंक्स इक्वेशन से पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू होता है। अगर हम एनर्जी का एरर समझेंगे तो डेल्टा ई क्या आएगा, h एक कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ नहीं होगा, डेल्टा ई एंड डेल्टा न्यू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और डेल्टा न्यू का वैल्यू क्या है, डेल्टा ई इक्वल्स टू h ई मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे देन हमें क्या मिलेंगे, देन हमें मिलेंगे डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू h। यहाँ पे इक्वल्स टू है, इसका ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पे भी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने बोला कि h भी हो सकता है, h बाई 2 पाई भी हो सकता है, ठीक है, और h बाई 4 पाई भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। तो इस तरीके से हर एक हाइजेनबर्ग इक्वेशन जो कॉन्जुगेट पेयर्स का अदर कॉन्जुगेट पेयर्स रहेंगे यहाँ पे, वो भी हम देख सकते हैं कि अगर मान लो आपको दोनों फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम पोजीशन दिया है, एनर्जी टाइम दिया है, आप दोनों को देख सकते हो कि ये दोनों क्या कॉन्जुगेट पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। उसको मैं कब सिखाऊंगा, उसको मैं सिखाऊंगा हम जब कॉम्यूटेशन पढ़ेंगे, उसको जब हम कॉम्यूटेशन पढ़ेंगे, कॉम्यूटेशन, ठीक है। कॉम्यूटेशन कब पढ़ेंगे, ऑपरेटर मैकेनिक्स में, ठीक है, ऑपरेटर में कुछ 2-3 वीडियो बाद कॉम्यूटेशन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें क्या होगा, हम जानेंगे कि दो पेयर अगर मैं दो आपको दे दूं, क्या आप बोल सकते हो कि इन दोनों कॉन्जुगेट पेयर बनेगा, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अप्लाइड होगा या नहीं होगा। कम्यूटेशन से आप एक बार में बता सकते हो, बहुत इजी तरीका है कि ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर बनेगा या नहीं। तो उस तरीके का प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ सकता है, तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। डन। तो ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट। अब क्या करना है, सिमिलर तरीके जैसे कि हमने क्या किए थे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वैलिडेट किए थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेशन में आते हैं, ठीक है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में याद रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आपको करवाऊंगा। तो स्पेशली ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चलो अभी वैलिडेशन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैक्रो बॉडी लेता हूँ पहले, और दूसरा लूँगा क्या, एक माइक्रो बॉडी लूँगा मैं। तो मैक्रो बॉडी के केस में क्या करूँगा, मैं एक पार्टिकल लूँगा जिसका मास होगा 2 ग्राम, ठीक है। और माइक्रो बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन लूँगा जिसका मास होगा कितना पता है आपको, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। सिमिलरली उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या करना है, मुझे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। चलो कर लेते हैं, डेल्टा एक्स और पहले वाला मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई 2। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन देने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल दे सकते हो, ग्रेटर देन नो प्रॉब्लम, बट इक्वल दे सकते हो। अब डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा पी एक्स, पी मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी मतलब क्या होगा, मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो डेल्टा पी एक्स को मैं करूँगा मास इंटू डेल्टा वी एक्स कर दूंगा, इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा वी एक्स निकालूँ एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल का मैक्रो बॉडी का वेलोसिटी 2 ग्राम जिसका वजन है, तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाई 2 पाई डेल्टा एक्स विल बी गिवन एंड डेल्टा m जो होगा इंटू 2 ग्राम हो गया। अब मान लो 2 ग्राम नहीं 2 ग्राम, ओके। और इसको मैं SI में कन्वर्ट कर देता हूँ 10⁻³ kg
पूरा ऐसे में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है एक पार्टिकल, तो एक पार्टिकल का एरर मतलब क्या, पोजीशन का एरर मतलब क्या, वो पार्टिकल कहाँ पे रह सकता है, उसका पोजीशन वो हमें पता रहना चाहिए। मान लो उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा एक्स एक्सिस में वो होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए क्या करना है मुझे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻² मीटर कर दिया मैंने। तो इससे क्या होगा, उस पार्टिकल का जो डेल्टा वी एक्स का वैल्यू मिलेगा ना हमें, मतलब डेल्टा वी एक्स मतलब क्या, एरर इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 0.525। देखो बस समझो, कैलकुलेशन डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, बस वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ आपको मैं। 10⁻21 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिलेंगे इस पार्टिकुलर इक्वेशन से, नोट करना है यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी का वैल्यू मिलेंगे, ये वेलोसिटी देखो कितना कम है एक मैक्रो बॉडी के लिए। ये वेलोसिटी देखो 10⁻21 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका वेलोसिटी का एरर है ही नहीं। एरर ये वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी एक्स मतलब वेलोसिटी का एरर, मतलब उसका वेलोसिटी का एरर है ही नहीं। इतना कम एरर मतलब आई कैन नेग्लेक्ट दी एरर, आई कैन नेग्लेक्ट दिस एरर, आई कैन नेग्लेक्ट दिस एरर। ओके, ये अनसर्टेनिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो 10⁻21 मतलब इस ऑर्डर में -21 ऑर्डर में, डन। लेकिन अगर सिमिलर केस में अगर हम एक माइक्रो बॉडी मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस इलेक्ट्रॉन का जो एरर होंगे, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन के एरर होंगे, अगर वो गिवन हो, जैसे कि इसके एरर गिवन था 10⁻8 मीटर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻8 इंटू 10⁻2 मीटर। तो इसका पोजीशन का जो एरर होंगे वो मान लो इस तरीके का है कि 4 पिकोमीटर। और पिकोमीटर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 10⁻12 मीटर। याद रखना 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, ये इक्वेशन भी याद रखना। तो मीटर अब आ जाएगा तो वहाँ पे सेंटीमीटर जा सकते हो, आर्मस्ट्रांग में जा सकते हो, क्योंकि पहले मैंने उसका रिलेशन बता दिया था, ठीक है। तो हमें पोजीशन का ऑलरेडी अनसर्टेनिटी एरर ऑलरेडी पता है। अब इस इक्वेशन का फिर से अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पे, नहीं इस इक्वेशन को करना है, ठीक है, इस डायरेक्टली इस इक्वेशन को करना है, इस इक्वेशन को करना है, इस इक्वेशन को मुझे करना है अप्लाई। अगर मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करूँगा देन हमें क्या मिलेंगे, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, देन मास, अब किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है। आपको पता है ये वाला मास जो है 9, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला। फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और h/2 तो पता है आपको। तो अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करूँ देन हमें क्या वैल्यू मिलेंगे, वेलोसिटी का एरर जो होगा वो वैल्यू हमें मिलेंगे 2.9 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। देखो ये वैल्यू 10 टाइम्स कम है देन लाइट्स वेलोसिटी, है ना। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेंगे ऑलरेडी, ये जो वैल्यू हमें मिलेंगे, इसमें एरर देखो, इसमें एरर देखो कितना है, बहुत 10⁻7 है, और इसमें 10⁻20 है, मैक्सिमम एरर। ये बहुत ज़्यादा एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि हमने पोजीशन का जो एरर लिया वो बहुत कम लिया, 10⁻12 मीटर लिया। देखो बहुत कम लिया पोजीशन का एरर। अगर पोजीशन का एरर कम होगा तो मोमेंटम का एरर कम होगा, और मास तो कांस्टेंट है। मोमेंटम का एरर कम होना मतलब वेलोसिटी का एरर, सॉरी पोजीशन का एरर अगर कम होगा तो मोमेंटम का एरर बढ़ जाएगा। पोजीशन और मोमेंटम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस तरीके से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है, देखो नोट करना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू h/2 तो डेल्टा पी एक्स यहाँ से अगर नीचे आ जाएगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, राइट। तो इसीलिए अगर इसका एरर बढ़ जाएगा, अगर पोजीशन का एरर बढ़ जाएगा तो मोमेंटम का एरर घट जाएगा, अगर मोमेंटम का एरर बढ़ गया पोजीशन का एरर बढ़ जाएगा। तो पोजीशन का एरर हमने पहले ही बहुत कम लिए थे तो मोमेंटम का एरर बढ़ जाएगा। अगर मोमेंटम का एरर बढ़ा एज मास इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी का एरर भी बढ़ जाएगा। देखो वेलोसिटी का एरर बहुत बढ़ गया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, ये जो वेलोसिटी का एरर, देखो एक पार्टिकल का मास अच्छा है, मास का जो लिया मैंने नॉर्मल मैक्रो बॉडी के लिए परफेक्ट है, लेकिन उसका जो एरर आ रहा है वेलोसिटी का वो देखो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन का एरर होता है वो इतना ही होता है, पिकोमीटर में ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी रेंज में ही रहता है हमेशा, राइट। तो उस एरर के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी का एरर मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, देखो ये जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के आसपास है, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो हमें बोर्स थ्योरी से मिलता है वो उसके साथ वैलिडेटेड है, उसके साथ कंपेरेबल है। तो इसीलिए ये जो थ्योरी होता है वो माइक्रो बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, मैक्रो बॉडी के लिए नहीं होता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लाइक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्लियर। क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिलता है वेलोसिटी का एरर वो क्या होता है, बोर थ्योरी के जो वेलोसिटी से उसके साथ कंपेरेबल होते हैं हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डन। तो इसलिए ये भी वैलिडेटेड होता है माइक्रो बॉडी के लिए। हमें समझ में आ गई है। अब मैंने क्या बोला था, एग्जामिनेशन पर पर्सपेक्टिव से आपको कौन सा इक्वेशन याद रखना है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/2 और
यहाँ पे डेल्टा पी एक्स, अब एग्जाम में डायरेक्टली डेल्टा पी एक्स भी दे सकता है या फिर डेल्टा पी एक्स की जगह पे डेल्टा भी एक्स भी दे सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डेल्टा पी एक्स मतलब क्या, एम डेल्टा पी एक्स कर लेना और डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स ही रहेगा, ए इज डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको इस इक्वेशन को भी याद रखना होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो याद रख लेना इस इक्वेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। बाकी प्रॉब्लम तो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम चीज़ें पुट करोगे और हो जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसका एप्लीकेशन क्या होता है, मैं एक एक्सप्लेनेशन वो एप्लीकेशन बहुत डीप में समझाऊंगा, बाकी डीप में नहीं जाऊंगा, 2 और 3 को मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस बता दूंगा ये हो सकता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें अब समझ जाओ, देखो खुद से, सेकंड थर्ड उतना ज़्यादा समझने के लिए अभी इस लेवल पे इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता। हम फर्स्ट टॉपिक से क्या करेंगे, क्या प्रूव करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, ठीक है। चलो प्रूव कर रहे थे, किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो, अगर इलेक्ट्रॉन मैं ये कंसिडर कर लूँगा इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मेरा कंसिडरेशन ये होगा, मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कंसिडर कर लूँगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ये कंसिडर कर लूँगा, करके मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो उसके लिए क्या है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, डन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में रहेगा उसका मोमेंट जो पोजीशन का एरर होगा उसका वैल्यू लगभग, डेल्टा एक्स का वैल्यू आता है लगभग 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। तो मैं अगर उसको पुट कर दूँ, पुट करके डेल्टा पी एक्स निकालूँ तो एच का वैल्यू हमें पता है 2 पाई का पता है, और डेल्टा एक्स का 10⁻⁻14 पुट करूँ, ठीक है। और एच का वैल्यू एसआई में पुट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है इसका वैल्यू क्या है, पता है ना, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड पुट कर दोगे, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे, 3.14 पुट कर दोगे, तो डेल्टा पी एक्स का जो वैल्यू आएंगे, डेल्टा पी एक्स का वैल्यू जो आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 1 इंटू 10⁻20 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू हमें मिल चुके होंगे तब तक। तो ये जो मोमेंटम की वैल्यू है, देखो मोमेंटम का जो एरर होगा, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रहेगा तो मोमेंटम का जो एरर होगा वो देखो बहुत कम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का जो अगर मैक्सिमम पोजीशन का एरर ये रहेगा तो मोमेंटम का जो एरर होगा वो देखो बहुत कम है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा तो इसका मोमेंटम मान लो एरर का वैल्यू, ये मोमेंटम का वैल्यू ले लो, मोमेंटम का जो एरर आ रहा है, तो इस मोमेंटम से अगर हम उसका कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू निकालेंगे, एनर्जी वैल्यू, रिलेटिविस्टिक एनर्जी वैल्यू, ठीक है, उसमें मैं नहीं निकाल रहा हूँ आपको, उसको अगर आप मोमेंटम को लाइट के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ से आता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। जब उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा लगभग, आप समझ जाओ, लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, डन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, ये प्रूफ हो गया इस पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू से, हो गया, ठीक है, डन। तो सेकंड केस में क्या कर सकते, सेकंड केस में हम ये कर सकते कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा, आपको मैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद समझाऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम में रहती है ना, तो वो उस इलेक्ट्रॉन का हम एक्जैक्ट पोजीशन, एक्जैक्ट मोमेंटम निकाल नहीं सकते। मतलब एक हमें क्या मिलता है फिर, अगर हम पोजीशन पता नहीं है, अगर हमें मोमेंटम पता नहीं है, तो हमेशा हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलती है कि इस पोजीशन में रह सकता है, वो प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो इस प्रोबेबिलिटी से क्या आया था, बाद में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया था। आपने अगर रेडियल RDF रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देन शाई वेव फंक्शन, ठीक है, और शाई स्क्वायर वेव फंक्शन के स्क्वायर जो होती है वो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़े होंगे, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम नहीं पढ़े होंगे तो बाद में समझाना। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट होता है, और क्लाउड का मतलब उस पोजीशन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट श्रोडिंगर लेके आए थे अकॉर्डिंग टू उनका वेव मैकेनिक्स से, लेकिन यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डन। थर्ड जो आता है, थर्ड जो एप्लीकेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन, उस स्पेक्ट्रल लाइन का क्या कर सकते हैं हम, विथ
विथ कैलकुलेट कर सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो किस तरीके से, दैट इज़ नॉट आवर इशू नाउ एट दिस लेवल, तो हम इसलिए नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली मैं एक कंप्लीट पैकेज देना चाह रहा था कि उसका एप्लीकेशन भी आपको बता दूँ थोड़ा बहुत, तो ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। देन एग्जाम में आपको आएंगे नहीं कभी, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको ये इक्वेशन यूज़ करके यहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से समझ जाओ। तो अब इट्स डन, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंप्लीट कर लिए है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज़ दिलाने में जिन्होंने हेल्प किए थे, और उनको भी ऑफकोर्स नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम जो किए थे। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेके, एंड दैट विल बी क्वाइट फन। मैं पूरे टिप से, बेसिक से डीप में जाऊंगा, एडवांस तक जाऊंगा और पूरी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिले होंगे, क्योंकि कोई भी इतने डीप में कोई समझाएगा नहीं आपको इस लेवल के स्टडी के लिए। सभी बस फॉर्मूला बता के, हाइजेनबर्ग को 1 मिनट पे एक फॉर्मूला बता के आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई फॉर दिस आई शुड गेट लाइक दैट, ओके। सो जो भी है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेके। डन।